कविता ने गौरव को अपने बचपन की सहेली रिया के बारे में बताया और कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। तो गौरव ने हमेशा की तरह उसे फालतू में कहीं नहीं जाना कहकर मना कर दिया। कविता को पहले से ही पता था कि गौरव मना करेगा, क्योंकि उसे कविता का किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं था। एक बार वह अपने मायके में गौरव की मना करने पर भी एक दिन ज़्यादा रुक गई थी, तो उसने बहुत झगड़ा किया था। उसके बाद कविता उसकी सहमति के बिना कभी कहीं नहीं जाती थी, इसलिए वह मन महसूस कर रह गई। कुछ महीने बीत गए। एक दिन कविता गौरव के साथ बाजार गई। वे दुकान से कुछ सामान खरीद कर सड़क पर पैदल चल रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी थी। तभी कविता को पीछे से किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई वेल ड्रेस्ड युवती उसको बचपन के नाम से बुला रही थी। कविता ने पहचानने की कोशिश की, पर उसे अपनी कमज़ोर याददाश्त के कारण कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तभी वह युवती बोली, अरे कीवी, पहचाना नहीं? मैं रिया हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त रिया। कुछ समय पहले अपनी फ़ोन पर बात हुई थी ना। अरे रिया तुम, कहते हुए कविता दौड़कर रिया के पास जाकर उसके गले लग गई। उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगी और अपने अपने परिवार के बारे में बातें करने लगी। बातें करते करते पता नहीं कब 10-15 मिनट बीत गए। ऐसे में गौरव की सहन शक्ति खत्म हो गई। वह दूर खड़ा कविता को आंखों से संकेत करने लगा, लेकिन अपनी सहेली की बातों में मग्न कविता कुछ समझ नहीं पाई, तो उसने कविता के फ़ोन पर कॉल कर दिया। अब कविता समझ गई कि गौरव को गुस्सा आ रहा है और अब उन्हें घर चलना चाहिए। कविता ने अपनी सहेली रिया से बात खत्म की और जल्दी मिलने का वादा करते हुए वहां से चल पड़ी। इसके बाद अक्सर कविता की सहेली रिया उसके फ़ोन पर बात करने लगी। फिर एक दिन गौरव का मूड अच्छा देखकर कविता ने उसे रिया के घर जाकर मिलने की इच्छा जताई। गौरव ने सहमति ही नहीं दी, बल्कि वह उसे खुद रिया के घर के बाहर छोड़कर आया। यह बात कविता के लिए बहुत ही सुखद थी कि गौरव की सहमति से वह अपनी दोस्त से मिल पा रही थी। कविता को देखकर रिया खुशी से फूली नहीं समाई। उसने अपने माता पिता और भाई भाभी से कविता को मिलवाया। रिया और कविता ने मिलकर ढेर सारी बातें की। अपने बचपन की छोटी छोटी बातों को याद करके दोनों बहुत ही खुश हुई। दोनों ने बहुत सारी सेल्फियां लेकर खूब आनंद लिया। व्यक्तिगत जीवन के बारे में जब कविता ने उससे पूछा, तो रिया ने बताया कि स्कूल की पढ़ाई के बाद उसका परिवार दूसरे शहर चला गया था। वहीं उसने कॉलेज किया और फिर उसका विवाह भी उसी शहर में हो गया था। लेकिन उसका पति, वह पुत्र बहुत संकालू स्वभाव का था। उसके ससुराल वाले किसी भी टोने टोटके करने वाले थे। उसकी सास अक्सर उसके खाने में कुछ पाउडर जैसा मिला देती थी और रात को खाना खाने के बाद अक्सर वह बेसुध होकर सोई रहती थी। कुछ दिन तक उसे यही लगता रहा कि शादी की भाग दौड़ के कारण वह लंबी थकान का शिकार हो गई है और जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी उसका शरीर निडाल ही रहता था। वह थोड़ा सा काम करते ही थक जाती थी। उसमें ऊर्जा जैसे खत्म ही हो गई थी। रिया ने बताया, 1 महीने बाद जब वह अब मायके आई तो उसके व्यवहार से इस तरह के सुस्त बदलाव को देखकर उसके माता पिता ने कारण जानने की कोशिश की।
रिया ने पहले तो बातों को टाल मटोल किया, लेकिन फिर सब सच बता दिया कि कैसे जब वह शाम का खाना बनाती थी तो उसके बाद उसकी सास उस बने हुए खाने में कुछ पाउडर जैसा मिला देती थी और कहती थी कि यह बाबा की बबूती है, इससे उन पर कोई संकट नहीं आएगा। और फिर वह खाना खाने के बाद उसे पूरी रात बेसुधी वाली नींद आती थी और दिन में आलस बना रहता था। पूरी बात जानने के बाद उसके माता पिता किसी अनहोनी की आशंका से दहल गए थे। कुछ दिनों बाद जब रिया का पति कबीर उसे लेवाने आया तो वह भी किसी नशे का शिकार लग रहा था। उन्होंने रिया के अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर उसे कुछ समय और रिया को मायके रहने का कहा और वह चला गया। उसके बाद वह रिया को लेने नहीं आया। हर बार फ़ोन पर घर लौटने के लिए कह देता था। रिया का स्वास्थ्य अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। उसके माता पिता उसे दोबारा उसे बेसुध नहीं देखना चाहते थे। रिया को भी अपनी सास की हरकतें समझ आ चुकी थी। वह यह भी समझ चुकी थी कि कबीर कभी भी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। ऐसे बेसुध एवं नशे में पड़कर जीने से बेहतर है कि वह अपने मायके में ही रहे। रिया भरे हुए गले से कहती जा रही थी, बस उस दिन के बाद मैं ससुराल नहीं गई। 8 साल तक डाइवोर्स केस झेला। उसके बाद धीरे धीरे खुद को संभाला, अपने परिवार एवं रिश्तों को समय दिया। फिर एक दिन रेखा मिली। वह यहाँ के जिला ऑफिस में क्लर्क है। उसी ने बताया कि तुम बैंक में काम करती हो। उसके पास सभी एम्प्लॉयज़ के नंबर थे। तुम्हारा नंबर भी उसी ने मुझे दिया। रिया की दर्द भरी दास्तां सुनकर कविता बस ओह है ही कह पाई। फिर कुछ मिनटों तक दोनों में खामोशी रही। दर्द में गोता लगाकर निकलने के बाद शायद खामोशी उस दर्द को निचोड़ने का काम करती है। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वह रिया को क्या कहे। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति के पास प्रतिक्रिया देने को शब्द ही नहीं होते। कविता कुछ कहने की सोच ही रही थी कि रिया की भाभी चाय और स्नैक्स ले आई। इतने में रिया की मम्मी भी वहां आ गई। अब कविता और रिया की बातचीत का मुद्दा बदल गया। कविता को कुछ समय के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने मायके में बैठी हुई हो, रिया के साथ अपने बचपन की यादें ताज़ा करते करते 2 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। मोबाइल पर घंटी बजी तो कविता को याद आया कि 2 घंटे बाद तो गौरव ने उसे लेने आना था। फ़ोन पर बात करने के बाद उसने दिया और उसके परिवार से जल्दी से विदा ली। रिया उसे घर के बाहर तक छोड़ने आई। उसने गौरव का अभिवादन किया, भीतर चलने की मनुहार की। लेकिन गौरव ने फिर कभी सही कहकर गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों अपने घर आ गए। कविता को इस बात की भी तसल्ली थी कि गौरव का मूड ठीक ठाक है, नहीं तो वह घर जाकर ज़रूर झगड़ा करता कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। घर आकर कविता काम में लग गई, लेकिन रिया की दर्द भरी दास्तां उसके कानों में गूंज रही थी और साथ ही रिया के पति कबीर के व्यवहार के बारे में सोचकर कविता को मन में गौरव के प्रति सम्मान और गर्व महसूस हो रहा था कि गौरव वैसा नहीं है।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।